आज की इस क्लास में देखिए, आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जीवन परिचय देखेंगे। साथ में रचनाएं, काव्यगत विशेषताओं के अंतर्गत हम भाव पक्ष, कला पक्ष देखेंगे और साहित्य में स्थान पढ़ेंगे। तो देखिए, हम सभी बिंदु आज की इस क्लास में कंप्लीट करेंगे और एक ही वीडियो में हम इनका जीवन परिचय भी देखेंगे, इनकी रचनाएं भी देखेंगे, काव्यगत विशेषताएं भी पढ़ेंगे और साहित्य में स्थान भी पढ़ेंगे। ठीक है, आप सभी को वीडियो को पूरा देखना है और बिना स्किप किए। चलिए, तो हम इनका जीवन परिचय पढ़ लेते हैं। तो देखिए, जीवन परिचय में क्या लिखना है, तो उनके जीवन यानी कि उनकी ज़िंदगी से जो जुड़ी बातें हैं वो बातें हमें जीवन परिचय में लिखना है। देखिए, जैसे कि हम किसी भी अनजान व्यक्ति से मिलते हैं तो वार्तालाप होती है यानी कि बातचीत होती है। तो हम बातचीत कैसे शुरू करते हैं? नाम पूछ के, उसका नाम पूछेंगे या हम हमारा नाम बताएंगे। हम कहाँ पर रहते हैं, गांव का नाम बताएंगे। हमारे परिवार में कितने सदस्य हैं, सभी के नाम बताएंगे। तो इस तरह से हमारे बारे में हम उसको परिचय देंगे। तो यहाँ पर क्या है? जीवन परिचय। तो जीवन परिचय में उनकी ज़िंदगी से जो जुड़ी बातें हैं, जैसे कि उनका नाम हो गया, उनका जन्म कौन से सन में हुआ, उन्होंने अपनी जो शिक्षा है वो कहाँ से की, इसके बाद में उनके माता पिता कौन है। तो ये सब कुछ आपको जीवन परिचय में पढ़ना है और लिखना है। चलिए, तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और निराला जी का जीवन परिचय पढ़ते हैं। तो देखिए, आपको जीवन परिचय की हेडिंग डालना है और फिर लिखना है जीवन परिचय। तो देखिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 1899 ईस्वी में बसंत पंचमी के दिन बंगाल के मेदिनीपुर ज़िले की महिसादल नामक रियासत में हुआ था। तो इनका जन्म कहाँ और कौन से सन में हुआ था? तो इनका जन्म 1899 ईस्वी में हुआ था। बसंत पंचमी के दिन बंगाल के मेदिनीपुर ज़िले की महिसादल नामक रियासत में इनका जन्म हुआ था। और इनके पिता राम सहाय त्रिपाठी मूलतः उत्तर प्रदेश के नवाब जिले के गड़ा कोला में रहने वाले थे। इनके जो पिताजी थे वो कहाँ के रहने वाले थे? उत्तर प्रदेश के नवाब जिले के गड़ा कोला के ये रहने वाले थे। किंतु नौकरी के कारण वे बंगाल चले गए थे। जो उनकी नौकरी थी, उस नौकरी के कारण ये फिर बंगाल चले गए थे। और इनकी माता का निधन 3 वर्ष के बाद ही हो गया था। जब निराला जी 3 वर्ष के थे तभी इनकी माता का निधन हो गया था, यानी कि इनकी माता गुजर गई थी। और पिता के कठोर स्वभाव के कारण निराला का बचपन ममता रहित बीता। उनके जो पिताजी थे उनका व्यवहार बहुत ही कठोर था, यानी कि बहुत ही वो सख्त थे। तो इनको माता का प्यार नहीं मिला, माता की ममता इनको नहीं मिली। तो ये माता की ममता से वंचित रह गए। उनका बचपन ऐसे ही बीत गया। फिर इनकी शिक्षा और दीक्षा बंगाल में हुई थी, क्योंकि इनके पिताजी नौकरी के कारण बंगाल ही चले गए थे। फिर वो वहीं पर रहने लगे। तो निराला जी ने अपनी शिक्षा फिर बंगाल से ही शुरू की। और पत्नी मनोरमा की प्रेरणा से निराला जी को हिंदी साहित्य तथा संगीत में रुचि उत्पन्न हुई। और रामकृष्ण परमहंस तथा विवेकानंद के विचारों से विशेष प्रभावित हुए। और सन 1961 में निराला जी का निधन हो गया। ठीक है, बाद में इनका विवाह हो गया मनोरमा, ठीक है, मनोरमा नाम की लड़की से इनका विवाह हो गया। फिर उस लड़की से ये प्रभावित, उनको प्रेरणा मिली, तो वो फिर हिंदी साहित्य और जो संगीत है उसमें इनकी रुचि बढ़ गई। और फिर ये रामकृष्ण परमहंस तथा जो विवेकानंद जी है उनके विचार, उनकी बातों को सुनकर ये और भी प्रभावित हुए। उनके मन में और भी हिंदी साहित्य और संगीत के लेकर और उत्साह बढ़ा। ठीक है, और फिर उसके बाद में 1961 में इनकी मृत्यु हो गई, यानी कि इनका निधन हो गया। ठीक है, तो ये था
सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म, कि उनका जो जन्म हुआ वो 1899 ईस्वी में हुआ। बसंत पंचमी के दिन बंगाल के मेदिनीपुर जिले की एक महिसादल नामक रियासत में उनके पिताजी राम सहाय त्रिपाठी उत्तर प्रदेश के नवाब जिले के गढ़ाकोला में रहने वाले थे। फिर उनकी जो नौकरी थी, उस नौकरी के कारण वे फिर बंगाल चले गए और वहीं पर रहने लगे। इनकी जो माता जी थी, वो माता जी का जो निधन हो गया वो 3 वर्ष के थे। कौन? निराला जी। जब 3 वर्ष के थे तभी इनकी माता का निधन हो गया था। तो वो अपनी माता की ममता से वंचित रहे, उनको माता का प्यार नहीं मिला। उनके पिताजी बहुत ही कठोर स्वभाव के थे, ठीक है, कठोर स्वभाव के थे। तो उनको माता का फिर माता की ममता नहीं मिली। फिर उन्होंने अपनी जो शिक्षा फिर वहीं से रहकर की बंगाल से, क्योंकि जहाँ पर रहेंगे वहीं से वो शिक्षा प्राप्त करेंगे। बाद में इनका विवाह मनोरमा नाम की लड़की से हो गया। फिर उससे प्रेरित होकर उन्होंने हिंदी साहित्य तथा संगीत में अपनी रुचि बढ़ाई। और जो रामकृष्ण परमहंस थे और विवेकानंद, उनकी बातों को सुनकर ये और प्रभावित हुए, ठीक है। उनके विचारों को, उनके भाषण को सुनकर ये और भी प्रभावित हुए और फिर इनका निधन 1961 में हो गया, ठीक है। तो ये था इनका जीवन परिचय जो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। अब आपको जो मेन करना है वो इनकी रचनाएं करनी है, ठीक है। तो देखिए रचना की आपको हेडिंग डालना है और फिर लिखना है पहली रचना अनामिका, दूसरी है परिमल, तीसरी गीतिका, चौथी कुकुरमुत्ता, पांचवी अनामिका और छठी है तुलसीदास, सातवीं आराधना और आठवीं है आपके नए पत्ते, ठीक है। तो 8 यहाँ पर रचनाएं लिखिए। आपको जितनी लगे आप वो रचनाएं जितनी करना चाहते हैं कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको 3 रचनाएं करनी है, 3 रचना आपको इसी बीच में से कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए एक बार और हम दोहरा लेते हैं। एक तो थी आपकी अनामिका, दूसरी परिमल, तीसरी गीतिका, चौथी कुकुरमुत्ता और पांचवी अनिमा और छठी है तुलसीदास, सातवीं आराधना और आठवीं नए पत्ते, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं इनकी काव्यगत विशेषता। आपको हेडिंग डालना है, जैसे कि यहाँ पर हेडिंग डाली है कि निराला जी की काव्यगत विशेषताएं निम्न है। तो काव्यगत विशेषताओं के अंतर्गत हम पढ़ेंगे भाव पक्ष और कला पक्ष। तो हम सबसे पहले देखेंगे भाव पक्ष। तो आपको भाव पक्ष की हेडिंग डालना है और फिर लिखना है। तो देखिए क्या है इनका भाव पक्ष। तो निराला जी छायावाद के प्रमुख प्रवर्तकों में से एक थे। जो निराला जी है वो निराला जी छायावाद के प्रवर्तकों में से एक माने जाते हैं, क्योंकि इनके काव्य में छायावादी काव्य की समस्त विशेषताएं पाई जाती हैं। लेकिन इनके काव्य में हमें छायावाद काव्य की विशेषताएं देखने को मिलती है। तो इस कारण से निराला जी छायावाद के प्रमुख प्रवर्तकों में से एक गिने जाते हैं। और निराला जी की कविताओं में राष्ट्रीयता का भाव सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। इनके काव्य में जो हमें भाव देखने को मिलता है वो भाव हमें राष्ट्रीयता का भाव देखने को मिलता है। राष्ट्र के प्रति उनकी जो रुचि है वो रुचि इनके काव्य में हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये है इनका भाव पक्ष कि जो निराला जी है वो छायावाद के प्रमुख प्रवर्तकों में से एक माने जाते हैं, क्योंकि इनके काव्य में हमें छायावादी काव्य की समस्त विशेषताएं देखने को मिलती है। और निराला जी की कविताओं में हमें राष्ट्रीयता का भाव सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं इनके कला पक्ष की ओर। कला पक्ष में इन्होंने अपने काव्य में कौन कौन से रस, कौन कौन से छंद का प्रयोग किया है और इन्होंने कौन से अलंकार को सबसे ज़्यादा माना है, यही हमें कला पक्ष में लिखना है। तो देखिए आपको हेडिंग डालना है कला पक्ष की और फिर लिखना है कि इन्होंने अपने काव्य में रस और छंद का प्रयोग किया है, ठीक है। इन्होंने अपने काव्य में किन किन का प्रयोग किया है, तो रस और छंदों का प्रयोग इन्होंने अपने काव्य में किया है। तथा निराला जी की
अलंकार योजना उच्च कोटि की, उच्च कोटि यानी कि सर्वोपरि है, जो उनके अलंकार की योजना, इन्होंने जिन अलंकारों का प्रयोग किया है उनकी योजना कैसी है, उच्च कोटि की है। अर्थात कहे कि इनके काव्य में अलंकार प्रचुर मात्रा में, यानी कि हमें इनके काव्य में सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे अलंकार। ठीक है, तो इनका कला पक्ष क्या है कि इन्होंने अपने काव्य में रस और छंदों का प्रयोग किया है, और निराला जी की अलंकार योजना उच्च कोटि की है। ठीक है, आप यहाँ तक भी लिखना चाहते तो यहाँ तक भी लिखेंगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, ये तो आगे तो उसका ये अर्थ समझाया कि यानी कि अर्थात उसका मतलब है कि इनके काव्य में अलंकार प्रचुर मात्रा में है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं इनका साहित्य में स्थान, कि इनका साहित्य में उत्कृष्ट स्थान, उत्कृष्ट स्थान का मतलब होगा कि सर्वोपरि स्थान है। इनका साहित्य में सर्वोपरि स्थान है, और इन्होंने हिंदी कविता को नई दिशा प्रदान की, जिसके लिए ये सदा ही स्मरणीय रहेंगे। इसके लिए ये क्या करेंगे, हिंदी साहित्य इनको सदा ही स्मरणीय करता रहेगा। स्मरणीय का मतलब होगा कि इनको सदा ही याद करता रहेगा हिंदी साहित्य। तो इनका साहित्य में एक सर्वोपरि स्थान है। इन्होंने हिंदी साहित्य यानी कि हिंदी कविता को एक नई दिशा प्रदान की, इसके लिए ये सदा ही स्मरणीय रहेंगे। ठीक है, तो ये हमने इनका साहित्य में स्थान कंप्लीट कर लिया है। आप सभी का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो हमने आज की इस क्लास में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जीवन परिचय देखा, उनकी रचनाएं पढ़ी, काव्यगत विशेषताएं देखी और साहित्य में स्थान देखा। तो आप सभी ने अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो आप अच्छे से इनको कंप्लीट करें।